हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का एंशियंट हिस्ट्री जिनके पास है, तो उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है, जिसमें से ये है यूनिट 2 में से मैंने यूनिट 1 कवर करवा दी है, उसका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिया है मैंने कि क्या आने वाला है। और अब है यूनिट 2 में से, जिसमें से हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है कि पुरातात्विक जो पुरापाषाण काल जब शुरू हुआ था, पुरातात्विक स्रोत वगैरह जो मिले गए थे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का उदय भी हुआ था। तो उसी से रिलेटेड इसमें टॉपिक बताया गया है कि नगर नियोजन के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या है। या इसमें एक क्वेश्चन यह भी आ सकता है, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, ऑप्शनल है, कि हड़प्पा सभ्यता की जो कलाकृति है उसका वर्णन करें, या फिर हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन है उसको देखते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। कलाकृतियों के बारे में भी इसमें बताऊंगी मैं, और दूसरा नगर नियोजन के बारे में भी इसमें बताऊंगी कि उसकी हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं रही हैं, कि हड़प्पा सभ्यता एक्चुअली होता क्या है वो बताया गया है इसमें। तो इसमें विशेषताएं जान लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसकी विशेषताएँ वगैरह क्या है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हड़प्पा संस्कृति की क्या विशेषताएं इसमें बताई गई हैं कि हड़प्पा संस्कृति है भारत की ऐसी महान, प्राचीन और उन्नत सभ्यता थी जिसकी अनेक विशेषताएं उसे तत्कालीन अन्य सभ्यताओं की तुलना में श्रेष्ठ साबित करती है। जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले भी ये चीज़ पढ़ा होगा कि हड़प्पा संस्कृति क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो ये एक ऐसी सभ्यता है, बहुत मतलब इसका जो क्षेत्र है वो बहुत फैला हुआ है भारत में। अब तो ये पाकिस्तान में है, लेकिन पहले के टाइम पे वो भारत में ही माना जाता था इसे। तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी ये संस्कृति है, ये सभ्यता बहुत पुरानी है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो दूसरी सभ्यताओं की तुलना में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ साबित हुई है इस संस्कृति के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जिसमें मोहनजोदड़ो भी इन्वॉल्व था, तो हड़प्पा सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता रही है। उसी खुदाई में प्राप्त सामग्री के आधार पर इस संस्कृति की निम्नलिखित विशेषताएं जान लेते हैं क्या है। सबसे पहली विशेषता ये है नगर नियोजन और इमारतें। जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो नगर नियोजन को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताएं कि नगर, वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहते थे, कैसी बस्तियाँ थी वहाँ पे, कैसा उनका रहन सहन था, वो सब इसमें बताना है। उनका नगर कैसा था, नगर क्या मतलब क्या होता है, नगर क्या होता है शहर, कि किस प्रकार से उनका शहर बसा था। क्योंकि ऐसा हुआ था जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उसमें मैंने जैसे कि बताया कि उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। पहले जो थे आदि मानव के रूप लेते थे, बंदरों का शेप था, तो उसको धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा, वो नई नई चीज़ों का यूज़ करते रहे, औजारों का इस्तेमाल करते रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना नगर बसाना शुरू कर दिया था। कहाँ पे? नदियों के बगल में। तो नदियों के बगल में कुछ ऐसी संस्कृतियाँ, कुछ सभ्यताएँ वगैरह मिली गई थी कुछ विद्वानों के थ्रू, तो जिसके तहत जिसमें जो सबसे प्राचीन जो है वो हड़प्पा संस्कृति रही है, जिसमें पहली जो विशेषता है नगर योजना और इमारतें, कि नगर वहाँ के कैसे बसे थे और वहाँ की जो इमारतें थी वो बतानी है इसमें। हड़प्पा संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता थी इसकी नगर योजना। यद्यपि अब तक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित 250 से अधिक स्थलों का उद्घाटन हो चुका है। हड़प्पा से रिलेटेड जितनी भी हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड 250 स्थल जो थे उसका उद्घाटन किया है, मतलब उनकी खुदाई वगैरह की है इसके बारे में जानने के लिए। तो इनमें से कुछ 6 स्थल हैं वो थे जिनको ही नगर माना जाता है। 6 थे स्थल, जिसमें आ गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनबाली। ये 6 स्थल थे जिसको नगर कहा जाता था। यहाँ पे नगर बसे हुए थे, जिनमें से 2 थे सबसे इम्पोर्टेंट। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, जिस पे सबसे ज़्यादा मतलब फोकस किया गया था, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभ्यता। ये दोनों नगर अब पाकिस्तान में हैं। इन दोनों में करीब 483 किलोमीटर का फासला है। इन दोनों नगरों को सिंधु नदी परस्पर जोड़ती है। इसमें अपने दुर्ग थे, जहां संभवतः शासक वर्ग के सदस्य रहते थे। हड़प्पा संस्कृति के प्रसिद्ध नगर और इमारतों का विस्तृत वर्णन देना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि 483 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में फासला है, और इस सिंधु घाटी की नदी के पास ये जो विकसित हुई थी ये सभ्यता जो थी। तो सिंधु घाटी के पास जो सभ्यता थी इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है।
हड़प्पा सभ्यता, विद्वानों की राय है कि हड़प्पा नगर आकार में सभी नगरों से बहुत बड़ा था। जो हड़प्पा नगर था वो बाकी सभ्यताओं से जो खुदाई में पता लगी है तो उससे आकार में बहुत बड़ा था और इसे सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाया गया था। सुव्यवस्थित मतलब अच्छे से इसको प्रिपेयर किया था, वेल प्रिपेयर्ड किया था और उसके बाद ही इसको बनाया गया था। और यहाँ की आबादी सघन थी, बहुत ज़्यादा थी यहाँ की आबादी और इसमें 2 खंड थे, पूर्वी और पश्चिमी। यहाँ की जो 2 सड़कें सीधी व चौड़ी थी जो एक दूसरे को समकोण काटती थी। समकोण मतलब कि उसको काटती थी। एक सड़क जो थी बिल्कुल सीधी थी और चौड़ी थी जो एक दूसरे को बिल्कुल काटती थी, उसका रास्ता जो था वो काटता था। और इस नगर के चारों तरफ जो थे वो एक विशाल दीवार बनी हुई थी। यहाँ के लोग पक्की ईंटों के मकान में रहते थे। इस नगर की सड़कें व गलियाँ इस प्रकार बनाई गई थी कि हवा चलने से वह अपने आप स्वच्छ हो जाती थी। मतलब कि वहाँ की विशेषता बताई गई है कि वहाँ की जो हड़प्पा नगर है वहाँ पे किस प्रकार से वहाँ की सड़कें थी। वहाँ पे नगर जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, वो पक्की मकानों की ईंटों में रहते थे। पक्की जो ईंटों से बनी हुई जितने भी मकान थे उसमें रहते थे। और इस नगर की जितनी भी सड़कें थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी कि वो अपने आप ही स्वच्छ हो जाए, मतलब कि वो साफ़ हो जाए हवा चलते ही। और हड़प्पा के मकान जो थे वो मोहनजोदड़ो के मकान से छोटे थे। हड़प्पा में एक विशाल इमारत बनी थी मिली है, संभवतः ये किला था। किले में प्रवेश का मुख्य द्वार उत्तर में था। इस शहर के मध्य में एक अन्न भंडार तथा श्रमिक आवास और ईंटों से जुड़े गोल चबूतरे थे। सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। ये विशेषता बताई थी कि वहाँ पे एक किला था, बहुत बड़ी इमारत थी वो मिली थी। हड़प्पा की खुदाई से ये पता लगा था, बहुत बड़ी इमारत वहाँ पे मिली थी जिसको एक किला बोलते हैं। तो जिसका जो प्रवेश द्वार था, मतलब एंट्री जो डोर होता है वो उत्तर की साइड पे था। और इस शहर के बीच में क्या था, एक अन्न भंडार था। अन्न भंडार मतलब कि जहाँ पे गोडाउन जिसे बोलते हैं, जहाँ पे हम जो अपने अन्न है, अपने जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको इकट्ठा करते हैं, तो वो भी एक भंडार वहाँ पे मिला था। और श्रमिक आवास भी था कि वहाँ पे जो श्रमिक वगैरह थे उनको रहने के लिए जगह भी थी और ईंटों से जुड़े गोल चबूतरे भी थे। गोल चबूतरे वो होते हैं जो वहाँ पे जो भी एक बने होते हैं वहाँ पे गोल से, जहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी, या फिर एक प्रकार से देखा जाए तो जिनको दाना देने के लिए, कबूतरों वगैरह को दाना देने के लिए वो चबूतर वगैरह बनाए जाते हैं वहाँ पे, स्टैंड एक तरीके से जहाँ पे वो रह सकें, बैठ सकें एक तरीके से। और वहाँ पे एक कब्रिस्तान भी मिला है। दूसरी चीज़ मोहनजोदड़ो की कि हड़प्पा की ही तरह जो है वो ये नगर भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। ये स्थल जिसका आकार लगभग 1 वर्ग मील है 2 खंडों में विभाजित है, एक पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी खंड में क्या था, अपेक्षाकृत छोटा था और इसका संपूर्ण क्षेत्र क्या था, गारे और कच्ची ईंटों का चबूतरा बनाकर ऊंचा उठाया गया था। सारा निर्माण कार्य जो था इस चबूतरे के ऊपर किया गया था। और मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क थी 10 मीटर चौड़ी और 4000 मीटर लंबी थी। मतलब कि जो इसका स्थल था वो 2 खंडों में विभाजित था, पहला पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। जो पश्चिमी खंड था वो था बहुत ज़्यादा छोटा और कच्ची ईंटों का चबूतरा वहाँ पे बनाया गया था। और सारा निर्माण कार्य क्या होता था, इसी चबूतरे के ऊपर ही हुआ करता था। और जो इसकी जो मुख्य सड़क थी वो 10 मीटर चौड़ी थी और 400 मीटर लंबी थी। और यहाँ के मकान जो थे वो बड़े होते थे। मोहनजोदड़ो के मकान जो होते थे वो हड़प्पा के मकानों से बहुत बड़े होते थे। जो सड़कों के किनारे सीधी पक्की पंक्ति में पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, ये भी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा की जो मकान थे वो भी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। मगर मोहनजोदड़ो में ऊंचे ऊंचे मकान हुआ करते थे, लेकिन जो हड़प्पा थे वो छोटे छोटे 1-2 मंजिल के मकान हुआ करते थे। तो ये डिफरेंस है दोनों। अधिकतर मकान जो थे वो 1 मंजिल के थे, किंतु कुछ मकानों में 1 से अधिक मंजिलें भी थी। प्रत्येक मकान में कुआं और स्नानागार थे। मतलब कि मकान तो यहाँ पे 1-2 मंजिल का था, लेकिन जो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो 1 मंजिल तक ही सीमित थी। वहाँ पे ज़्यादा ऊंचे मकान नहीं थे और एक ही किला वहाँ पे मिला था कि बहुत लंबा, जिसे बोला जाता, बहुत ऊंचा वो बनाया गया था ईंटों से, मक्की ईंटों से, जिसे किला का नाम दिया गया था। लेकिन इसमें जो है वो 1 या 2 मंजिलों के होते थे मकान, यहाँ पे ज़्यादातर मकान। और इसमें जो थे कुआं और स्नानागार भी थे। स्नानागार मतलब कि नहाने के लिए जो जगह होती है उसे बोला जाता है। और कुएं वगैरह भी थे यहाँ पे। और घरों का जो जितना भी गंदा पानी होता था वो ढकी हुई नालियों द्वारा आधुनिक ढंग से बाहर निकाल दिया जाता था।
ऐसा तरीका बनाया गया था नालियों का, उसको ये होता था कि वो बाहर उसका गंदा पानी जो होता था वो निकल जाया करता था, क्योंकि ढकी हुई नालियाँ होती थी हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में भी। तो वो ऐसी तरीके से उनको बनाया जाता था ताकि वो सारा गंदा पानी जो होता था वो निकल जाता था बाहर। अब हड़प्पा के बारे में है कि हड़प्पा की जो संस्कृति थी तो उसकी कुछ विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में, शहरों के बारे में कि वहाँ के नगर नियोजन कैसे थे, मगर जो बुक में जो दे रखा है वो हड़प्पा संस्कृति के बारे में दे रखा है कि नगर नियोजन वहाँ का कैसा था। नगर नियोजन में एक प्रकार से देखा जाए वहाँ पे लोग कैसे रहते थे, वहाँ की जो भवन वगैरह थे, घर वगैरह कैसे थे, तो वो सब वो नगर नियोजन में आ जाता है। और इसके अलावा इसमें अगर आप ऐड करना चाहें तो धार्मिक रूप से भी देख सकते हैं, वहाँ का व्यवसाय कैसे था वो भी लिख सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से कैसा था और वहाँ की स्त्रियों की स्थिति कैसी थी वो भी इसमें लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी जो एक क्वेश्चन है वो है हड़प्पा संस्कृति के बारे में कि नगर नियोजन वहाँ का कैसा था, वहाँ की बस्ती कैसी थी, वो वहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो दूसरा इसमें नगर नियोजन तो मैंने बता दिया कि स्नानागार वगैरह होते थे हड़प्पा में, वो एक इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पक्के और सुंदर भवन हुआ करते थे। पक्के और सुंदर भवन मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के नगरों के मकान जो होते थे वो सड़कों के किनारे बने हुए होते थे और इन्हें बनाने में पक्की ईंटें लगाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पक्की ईंटों का प्रयोग एक अद्भुत बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों में मुख्यतः धूप में सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग होता था। समकालीन मेसोपोटामिया करंटली जो है वो इराक में है, में भी पकाई गई ईंटों का प्रयोग था, लेकिन हड़प्पा संस्कृति से पकाई गई ईंटों का प्रयोग वहाँ से कई गुना ज़्यादा होता था। कई मकानों में एक से अधिक मंजिलें थीं। प्रत्येक मकान में प्राय एक कुआं और स्नानागार थे। मकानों के नालियों द्वारा गंदा पानी शहर से बाहर एक बड़ी नाली में जाकर गिरता था। हर एक मकान में प्रकाश तथा शुद्ध वायु के लिए खिड़कियां और रोशनदान होते थे। खुदाई में मिले खंडहरों को देखकर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि सभ्यता के मकान जो थे वो 8 मीटर तक ऊंचे होते थे। मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसके नगरों में जो था वो उनके जो घर वगैरह जिनमें वो रहा करते थे वो पक्की ईंटों के होते थे। वो धूप में सुखाए गए ईंटों का ही ज़्यादा प्रयोग किया करते थे। मतलब कि जो धूप में जो ईंटों को सुखाया जाता था उसके बाद ही उसके थ्रू जो था वो मकान बनाया करता था। उसके बाद आता है जो मेसोपोटामिया है। मेसोपोटामिया में भी ऐसे ही होता था जो करंटली इराक में है। तो उनमें भी ऐसा होता था कि पकाए गए ईंटों का ही बहुत ज़्यादा उसमें प्रयोग किया जाता था। और कुछ मकानों में ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा मंजिलें भी थीं और हर मकान में कुएं और स्नानागार भी थे। पानी से बाहर निकालने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि पानी से बाहर निकालने के लिए उनके लिए एक ऐसा तरीका बनाया जाता था ताकि जो बड़े कुएं से कनेक्ट होता था, छोटी छोटी नालियाँ जो होती थी वो ढकी हुई होती थी और उसके बाद ही उनका कनेक्ट कर दिया जाता था बड़े से जो नाली है, बड़े से जो उसमें जोड़ दिया जाता था उसे, ताकि जो घरों का जो गंदा पानी है उसमें चला जाए, वो इकट्ठा हो जाए वहाँ जाके, ताकि जो गलियों में सड़कों में पानी बाहर ना आए। और इस मकान में जो वायु है, मतलब कि ऐसा एनवायरनमेंट रेडी किया गया था यहाँ पे, जैसे खिड़कियाँ वगैरह लगाई गई थी ऐसे, ताकि जो हवा है बाहर की वो मकानों तक आती रहे, शुद्ध वायु जो है वो आती रहे। और यह भी अनुमान लगाया था विद्वानों ने कि 8 मीटर तक ऊंचे होते थे जो सभ्यता के मकान थे और मकानों की जो दीवारें थी वो 2-2 मीटर तक की मोटी हुआ करती थी। इससे साबित होता है कि जो मकान है वो मजबूत होते थे और 2 या 3 मंजिलों वाले होते थे। मकान के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की जो अरेंजमेंट्स थे वो भी होते थे। तीसरा इसमें है कि विशाल स्नानागार पहले मैंने जैसे कि बताया कि मकान के पक्की ईंटों के बने होते थे, उनमें स्नानागार भी था। स्नानागार मतलब कि जहाँ पे नहाने के लिए जो भी चीज़ बनाई जाती है वो होते थे। इसमें कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल तालाब मिला था जिसमें ये था, दुर्ग में स्थित था। दुर्ग एक जगह का नाम है जहाँ पे ये स्थित था, मोहनजोदड़ो का तालाब। और यह स्नानागार जो था वो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मोटा था। मीटर जो था वो चौड़ा था और 2.45 मीटर गहरा था। विद्वानों की राय है कि इस विशाल स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता था। अनुष्ठानिक स्थान मतलब कि धर्म से कनेक्शन था इसका। अनुष्ठान मतलब कि जो धार्मिक, जो सांस्कृतिक चीज़ें होती थी वो वहाँ पे स्नान किया करते थे। वहाँ के लोग, सब लोग इकट्ठे होकर वो धार्मिक उत्सवों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था।
हमारे देश के लिए धार्मिक उत्सवों पर ऐसे सार्वजनिक स्नान का बड़ा महत्व रहा है। तालाब के चारों ओर छोटे छोटे कमरे बने हुए होते थे। पानी तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी और ये तालाब जो थे वो पक्की ईंटों का बना था और इसकी दीवारें जो थी 1 इंच मोटी राल या विटमन के लेप या प्लास्टर से ढकी हुई थी। तालाब की दीवारों पर इतना मोटा प्लास्टर इसलिए किया गया था ताकि उनमें नमी ना पहुंचे। मतलब कि वहाँ के स्नानागार धार्मिक जो उत्सव होते थे, जो फेस्टिवल्स वगैरह जो मनाए जाते थे, वो उससे कनेक्ट था। ऐसे फेस्टिवल जो वहाँ पे मनाया करते थे तो उसमें सार्वजनिक स्नान का इस्तेमाल किया जाता था। स्नानागार बहुत विशाल था ये, जिसमें सभी लोग इकट्ठे होकर स्नान किया करते थे। तालाब के चारों तरफ कमरे भी बने हुए थे ताकि हो सके, और इसके अलावा जो है वो पानी तक पहुंचने के लिए वहाँ पे सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। प्लास्टर से उसको लेप लगाया गया था, उसका प्लास्टर करा गया था ताकि उसमें नमी ना पहुँचे, वो ख़राब ना हो दीवारें वगैरह वहाँ के स्नानागार की। चौथी है सड़कें व गलियाँ। सड़कें और गलियाँ जो थी वो सीढ़ी और चौड़ी भी थी। सीधी, ये सीढ़ी नहीं है, वो सीधी है और चौड़ी भी थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी वो 400 मीटर लंबी थी और 10 मीटर चौड़ी थी। उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर सीढ़ी जाती थी और मुख्य सड़कों के साथ साथ अन्य छोटी सड़कें भी होती जाती थी। मतलब कि मुख्य सड़क जो मेन रोड होते हैं जैसे बोला जाता है, वो मेन रोड के साथ साथ छोटी छोटी सड़कें भी होती थी जिनकी चौड़ाई 2 या 3 मीटर के बीच में हुआ करती थी। इतिहासकार मैके के अनुसार ये कहा गया है कि ये सड़कें और गलियां जो थी वो इस प्रकार से बनाई जाती थी कि जो चलने वाली वायु है वो इस कोने से दूसरे कोने तक नगर को स्वयं ही साफ कर दे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया इस चीज़ के लिए कि वो खुद ही सड़कों को साफ कर देती थी, हवा चलती थी, तो ऐसे उन लोगों का किया जाता था। और सड़कें बीच से ही उठी हुई बनाई जाती थी ताकि वर्षा का जो पानी था उन पर ना रुके और वो खुद ही बहकर नालियों में चला जाए। वो ऐसी सड़कें थोड़ी उठी उठी सी होती थी ताकि जो उसका जो पानी होता था वर्षा का, बारिश का पानी वहाँ ना इकट्ठा हो और उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह जो थे, वो जो कीड़े मकोड़े और कुछ ऐसे जो मच्छर वगैरह ना पनपे। तो इसी चक्कर में ये उनकी नालियाँ ऐसी बनाई जाती थी, उनकी व्यवस्था की जाती थी। अब आता है नालियाँ। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी और चकित करने वाली ये विशेषता थी जिसमें घरों के गंदे पानी को और वर्षा के पानी के नगर से बाहर ले जाने के लिए नालियाँ भी बनाई गई थी। जो बारिश का पानी है और घर के जो गंदा पानी है, उन ऐसी जो सिंधु घाटी की सभ्यता में ये बताया गया था कि घरों के गंदे पानी को और वर्षा के पानी को वो इकट्ठा ना हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई थी नालियों की। कुछ नालियाँ 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी थी, परंतु कुछ नालियाँ इससे 2 गुनी चौड़ी थी। बड़ी नालियाँ पत्थर की बनी हुई थी, छोटी नालियाँ पक्की ईंटों, मिट्टी या चूने की बनी हुई होती थी। मतलब कि जो बड़ी बड़ी जो नालियाँ होती थी वो पत्थरों की बनाई जाती थी और छोटी छोटी जो ईंटें, वो नालियाँ जो होती थी वो ईंटों से, मिट्टी से, चूनों से बनाई जाती थी और इन नालियों को ईंटों या पत्थरों से ढक दिया जाता था। आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाया जा सकता था, ताकि जो ईंटों और पत्थरों से इसलिए ढक दिया जाता था ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे हटाया जा सके। और बरसाती पानी और जो मलमूत्र के बहने के लिए जो मलकूप बने हुए होते थे, बड़ी बड़ी नालियों में थोड़े थोड़े फासले पर कुछ छेद बने हुए होते थे ताकि उन्हें आसानी से साफ किया जा सके। नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग भी होता था। नालियों का जो मोड़ था वहाँ पे तिकोनी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। वहाँ पे ऐसा होता था कि छोटी छोटी जो नालियाँ थी ना, वो बड़ी नालियों से जोड़ दिया जाता था। उसे जोड़ने के बाद ये होता था कि घरों का जितना भी गंदा पानी होता था तो वो सारा पानी बहकर एक बहुत बड़ी नालियों में, वो जो नालियाँ होती थी उनमें चले आ जाता था सारा पानी। तो ये साफ़ सफाई का भी बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जाता था ताकि जो उसके जो प्रदूषण है, जो गंदी नालियों से निकले हुए जितने भी गंदी बदबू है उसकी वजह से जो लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो। और सफाई की ओर भी ध्यान दिया जाता था। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे वो हेल्थ पर भी और सफाई के महत्व को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। इसमें भी कि जिसमें पहला था ढकी हुई नालियाँ होती थी, जैसे कि बताया कि उसमें ईंट और पत्थरों से ढक दी जाती थी ताकि जो है इनमें आने वाली जितनी भी बदबू है उसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो। और नालियों का जो गंदा पानी था वो शहर के बाहर गंदे नाले में डाल दिया जाता था। दूसरा है कूड़ेदान। सिंधु घाटी के मकानों के बाहर कूड़ेदान भी मिले थे, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ के लोग
जो कूड़ा था वो इधर उधर ना डालकर वो एक ही जगह पे सिमट के रखते थे, एक ही जगह पे डालते थे। और सड़कें भी वहाँ का इस प्रकार से बनाई जाती थी ताकि जो वहाँ की सफाई वगैरह, जो सड़कों में धूल मिट्टी जो होती थी या बारिश का पानी ना जम सके। मकान वगैरह ऐसे बनाए जाते थे कि खिड़कियों और रोशनदानों को ऐसे बनाया जाता था ताकि जो उनकी हेल्थ है, उनकी हेल्थ के लिए जो प्रकाश है, जो रोशनी है और जो भी जो शुद्ध वायु है वो भी ले सके खिड़कियों के ज़रिए। और भट्टियाँ वगैरह, ईंटों को पकाने के लिए बनाई गई भट्टियों का शहर के बाहर होना ये प्रमाणित करता है कि हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वह वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ज़्यादा सावधान थे, क्योंकि ऐसा होता था कि शहरों के बाहर ये भट्टियाँ वगैरह लगाई जाती थी। इससे ये साबित होता था कि जो लोग थे वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा सावधान रहे थे। और स्नानगृह, जैसे कि बताया कि वहाँ पे स्नानगृह और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानगृह वो इस बात का प्रमाण पत्र देते हैं कि शरीर की सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान वो देते थे और प्रतिदिन स्नान भी करते थे। विश्व की किसी भी दूसरी समकालीन सभ्यताओं के लोगों ने स्वास्थ्य और सफाई को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि हड़प्पा संस्कृति के लोग ऐसे थे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था दूसरी सभ्यताओं के मुकाबले देखा जाए। और इसका जो विशेष क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, बहुत ज़्यादा दूर तक ये फैला हुआ था हड़प्पा का। दूसरी चीज़ है इसमें व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य मतलब कि वो लोग जो थे वो व्यापार कैसे करते थे, अपना जो बिजनेस वगैरह था वो कैसे करते थे। हड़प्पा निवासियों द्वारा आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। आंतरिक व्यापार की दृष्टि से देखा जाए जो तत्कालीन नगर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चान्हुदाड़ो, रोपण, सुरकोतड़ा, आलमगीरपुर आदि, ये व्यापार और वाणिज्य के केंद्र रहे थे। व्यापार और वाणिज्य मतलब कि जो वहाँ पे बिजनेस वगैरह जो किया जाता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो किया जाता था वो इन्हीं इलाकों का मुख्य केंद्र माना गया था, इन्हीं इलाकों को मुख्य केंद्र माना गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान को जो था माल जो भेजते थे, कैसे, बैलगाड़ियों के थ्रू, इक्को के थ्रू और पशुओं पर ले जाया जाता था। पशुओं मतलब कि जैसे कि गाय भैंस का इस्तेमाल कर लिया, घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल कर लिया। इक्को मतलब कि एक प्रकार से होता था, पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि बैलगाड़ी, इक्को मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वगैरह यूज़ किया जाते थे। तो वहाँ पशुओं पे लाद कर यहाँ ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये माल वगैरह भेजा करते थे। सिंधु सभ्यता की जो बस्तियाँ थी उनके अवशेषों से यह पता लगता है कि माप तोल की भी बहुत सी चीज़ें इस बात के सूचक हैं कि इस युग में व्यापार अच्छी उन्नत दशा में था। ये व्यापार वगैरह जो होते थे, माप तोल की भी चीज़ें वगैरह वहाँ पे मिली थी, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ का जो व्यापार था वो बहुत अच्छा था, अच्छी दशा में चल रहा था। वहाँ का जो बिज़नेस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम जो करते थे वो अच्छी तरीके से करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में जो अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह सब सिंधु प्रदेश की उपज व कृति नहीं है। उनमें से अनेक वस्तुएं सुदूरवर्ती प्रदेशों से प्राप्त की गई होंगी। तांबे का आयात मुख्यतः राजपुताना से होता था। तांबे का आयात का मतलब होता है इंपोर्ट करना। तो तांबा जो इंपोर्ट होता था तो वो राजपुताना से होता था। सीप, शंख, कोड़ी आदि इत्यादि जो थे वो कठियावाड़ के समुद्र तट से आती होगी। इस युग में सिंधुवासी आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार खूब करते थे। आंतरिक व्यापार तो था ही था, एक दूसरे मतलब कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे सामान भेजना, वहाँ से लाने का काम करते थे, वो राजपुताना से होता था वहाँ से। और ये जो थे वो समुद्र तट से आते थे। ये इन्होंने अनुमान लगाया था, कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिली थी। और इस युग में ऐसा होता था कि वो जो सिंधुवासी थे, सिंधु घाटी की सभ्यता, मैंने बताया कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, क्योंकि ये सिंधु घाटी के पास ये सभ्यता बसी गई थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसे बोला जाता था। तो ये जो वहाँ के लोग थे वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार भी बहुत ज़्यादा करते थे। खुदाई में मिला लोथल बंदरगाह भी था। सुमेरिया के अवशेषों से ये मिलती जुलती मुद्राएं वगैरह भी थी। और ईरान के अनेक प्राचीन खंडहरों में मिली जितनी भी वस्तुएं थी जो सिंधु प्रदेशों से गई हुई मानी जाती है, आदि इस बात के प्रतीक है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का व्यापार सुमेरिया, ईरान आदि देशों से भी था। मतलब कि हड़प्पा संस्कृति का जो व्यापार था उसका कनेक्शन जो था वो
ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिली थी। मतलब कि सुमेरिया भी जगह का नाम है और ईरान भी। और जो खुदाई में मिला बंदरगाह है उससे भी ये पता लगता है। और सुमेरिया के कुछ मुद्राएं वगैरह भी मिली हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के एरिया में जहाँ पे खुदाई की गई थी। और ईरान के कुछ ऐसे खंडहर भी मिले हैं जिससे साबित होता है कि इनके व्यापार जो थे इन देशों से भी करते थे। और हड़प्पा निवासी जो थे वो चांदी, टिन, शीशा और सोना अफगानिस्तान और ईरान से प्राप्त करते थे। और जो विदेशी व्यापार था व्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से करते थे। जल मार्ग के लिए नौकायों और छोटे जहाज़ों का प्रयोग किया जाता था। नौकायों मतलब कि नाव जिसे बोलते हैं, कि पूरा से बड़े बड़े जो नाव होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। पानी में चलने वाले जो छोटे छोटे जहाज़ थे उसका प्रयोग किया जाता था व्यापार करने के लिए, विदेशी जो जगह है वहाँ से। और इसके अलावा जो कलाकृति है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह भी मिली थी, जैसे कि मोहरे वगैरह, कांस्य मूर्तियाँ वगैरह मिली थी और मृद भांड वगैरह भी प्राप्त हुए थे। मोहरे मतलब कि पुरातत्व को उत्खनन करने वाली जगहों पर अलग अलग प्रकार की मोहरें मिली हैं, जैसे कि वर्गाकार, त्रिकोणीय, आयतकार आदि। इन मोहरों को बनाने में मुलायम पत्थर स्टेटाइट का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। मुलायम पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था इसका जो मोहरे वगैरह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, ताकि उसको शेप दिया जा सके, उसका मोहर अच्छे से बनाया जा सके। और अधिकांश मोहरों पर चित्राक्षर लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में मुद्र लेख भी है, पर इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। या ऐसी लैंग्वेज में वहाँ पे मोहरें वगैरह लिखी गई हैं जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है कि किस लैंग्वेज में उसे लिखी गई है। और मुद्रा लेख को दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। ये चीज़ पता लग गई है कि जो मुद्रा लेख है उसे दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अरबी की लैंग्वेज भी ऐसी होती है कि दाएँ से बाईं की ओर लिखा जाता है, तो वैसे ही जो मुद्रा लेख है उसको भी दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। और इन पर जो है पशुओं की आकृति भी पाई गई है, जैसे बैल हो गया, गेंडा हो गया, हाथी हो गया आदि। पर गाय का भी कोई साक्ष्य इसमें नहीं मिला था। सिर्फ ये बैल, गेंडा, हाथी, इनके मोहरे वगैरह जो लगी रहती थी मुद्राओं पे, उसमें जानवरों के भी कुछ अवशेष ऐसे चीज़ें मिली हैं, उसमें आकृति वगैरह भी, उसमें पिक्चर्स वगैरह भी बनी हुई मिली है। और मोहरों को मुख्य रूप से वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता था, और हो सकता है कि उनका प्रयोग शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए भी किया जाता हो। मतलब कि मोहर वगैरह जो थे वो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए तो इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन या ये भी हो सकता है कि वो शैक्षणिक उद्देश्य, मतलब शैक्षणिक क्या होता है, एक प्रकार से जो स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, उस उद्देश्य के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता हो। उदाहरण के तौर पर पशुपति की मोहर, यूनिफॉर्म वाली मोहर आदि, पशुपति की मोहर और यूनिकॉर्न वाली मोहर। कांसे की मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं इसमें। कांसे की मूर्तियाँ, जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कांसे क्या होती हैं। कांसे होते हैं एक प्रकार से तांबे और टिन की मिश्रित धातु को मिला के कांसा बनाया जाता है, तो उसकी कुछ मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं। उसके थ्रू ऐसा होता था ना, क्योंकि उन्होंने जो लोग थे वहाँ आदिवासी जो होते थे, उन्होंने ये किया था कि जो तांबे और टिन है वो इस चीज़ को जाने थे इस हद तक कि उसको पिघला के, इसके मिश्रित दूध को इन्वॉल्व करके इनको पिघला के उनको आकार दिया जा सकता है, और उसको ठंडा होने पर वो आकार जो है, आकृति, वो बनी रह सकती है। तो इसीलिए कांसे की मूर्तियाँ भी इस टाइम पे मिली गई थी जिसका कनेक्शन था उससे, हड़प्पा से। तो व्यापक स्तर पर देखें तो हड़प्पा सभ्यता कांसे की ढलाई की प्रथा की साक्षी थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी, कालीबंगा का कांसे का बैल आदि, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली थी। कुछ ऐसी आकृति वगैरह इसमें बनाई गई थी कांसे से, मूर्तियाँ वगैरह भी इसमें बनाई गई थी। और टेराकोटा जगह का नाम है जहाँ पे पकी हुई मिट्टी से टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। टेराकोटा की मूर्तियाँ, ऐसी मूर्तियाँ जो थी वो गुजरात में और कालीबंगा के स्थलों में मिली हैं। मातृ देवी हो गया, सींग वाले देवता का मुखौटा आदि, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह भी मिली हैं टेराकोटा में। टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाई गई हैं पकी हुई मिट्टी से। टेराकोटा की मूर्ति मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए धार्मिक अनुष्ठानों को ज़्यादा इन्वॉल्व करते थे इन सब चीज़ों में, तो मातृ देवी, सींग वाले देवता, ऐसी चीज़ों का वो बनाया जाता था, मुखौटा वगैरह बनाया जाता था। और मृद भांड हो गया, वो उन उत्खनन स्थल से मिले हैं। उनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया था, सादे मृद भांड और चित्रित मृद भांड। चित्रित मृद भांड को लाल व काले मृद भांडों के रूप में भी देखा जाता था। वृक्ष, पक्षी, पशुएं और आकृतियां और ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के आवृत्ति विषय भी थे।
मृदभांड वगैरह भी वहाँ पे देखे गए थे। सादे मृदभांड भी थे और चित्रित मृदभांड भी थे, और आभूषणों वगैरह भी। हड़प्पा के लोग जो थे वो मूल्यवान धातुओं को, रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसी सामग्री का भी इस्तेमाल किया करते थे। किसके लिए? आभूषण बनाने के लिए। आभूषण मतलब कि ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, अंगूठियाँ हो गई, बाजूबंद हो गया, ये ऐसे आभूषण थे जो पुरुष एवं महिलाएं पहनते थे। बाजूबंद मतलब कि जो बाजू में वो बांधते थे, कोई चीज़ ऐसी होती थी जो उसका बना इस्तेमाल करके उसको अपनी जो बाजू थी उसमें बांधा करते थे। करधनी, झुमके हो गए, पायल हो गई, ऐसी महिलाएं वगैरह भी पहनती थी। जो ज्वेलरीज वगैरह इन सब चीज़ों से बनाया जाता था। किससे? हड्डियों वगैरह से हो गया, धातु वगैरह हो गया ऐसे कोई, तो उनका इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद चंदहुड़ो और लोथल में मिले कारखानों से स्पष्ट है कि सर्वश्रेष्ठ उदाहरण में दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त भी हुई है। दाढ़ी वाले पुजारी की अर्ध प्रतिमा सिंधु घाटी की सभ्यता से भी ये चीज़ प्राप्त हुई है कि दाढ़ी वाले जो पुजारी हैं उनकी प्रतिमा भी देखी गई है वहाँ पे, खुदाई से ये चीज़ पता लगी है। तो ये थे कुछ उदाहरण इसमें कि जिसमें मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी उसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की कलाकृतियों के बारे में बताइए और हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजना को देखते हुए उसकी जो विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो मैं विशेषताएं बता दी, और इसके अलावा सकते हैं कोई स्पेशल नहीं, ज़रूरी नहीं है कि नगर नियोजन के बारे में ही पूछा जाए। तो वहाँ की धार्मिक स्थिति भी पूछी जा सकती है, उसमें थोड़े से पॉइंट्स वो भी ऐड करके ये भी नगर नियोजना के बारे में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।